नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए हम जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के अंदर देखिए ऑप्शन है 212, 202, 206 और 200। तो हमारा ऑप्शन सी 206 अस्थियां होती है मनुष्य के अंदर। मनुष्य के शरीर के अंदर जन्म के अंदर यानी कि जो शिशु के अंदर 300 अस्थियां होती है और जो वयस्क पुरुष के अंदर या वयस्क के अंदर 206 अस्थियां होती है। दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर नवजात शिशु में, जबकि वयस्क में 206 अस्थियां होती है, नवजात शिशु में 300 होती है। धीरे धीरे अस्थियां जुड़ती रहती हैं और 206 रह जाती है 300 से। क्वेश्चन नंबर 3 है यानी प्रश्न 3 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो जो खोपड़ी की अगर बात करें जो स्कल की, तो उसमें 8 अस्थियां होती है। तो ऑप्शन ए 8 अस्थियां और चेहरे की अस्थियां होती है 14। पांचवा प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी सबसे मजबूत, तो सबसे मजबूत है इनेमल। तो हमारा प्रश्न है जबड़े की अस्थि यानी कि इनेमल के अंदर यानी कि दांतों के जो ऊपर का जो इनेमल्स होता है वो सबसे मजबूत अस्थि मानी गई है। तो ऑप्शन बी जबड़ा। क्वेश्चन 7 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी है फीमर, जो कि जांघ की अस्थि होती है। सर्वाधिक लंबी अस्थि जांघ की, तो जांघ यानी कि फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो पैर की हड्डियों में कौन कौन सी नहीं है? टिबिया, फिबुला और फीमर, ये तीनों पैर की अस्थियों के अंदर आती है। जबकि ह्यूमरस जो होती है वो हाथ की अस्थि होती है। तो इसमें बी जो है ह्यूमरस पैर की अस्थि नहीं है, यानी कि हाथ की है। टिबिया, फीमर, फिबुला ये पैर की अस्थि है। नवा प्रश्न, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जो ह्यूमरस होती है हाथ की होती है, तो ये हमारी ऊपर वाली भुजा में पाई जाती है, श्रोणी मेखला यानी कंधे की अस्थि के नीचे की, और कोहनी तक की जो अस्थि है वो ह्यूमरस होती है। 10वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी होती हैं, तो पैर की जो अस्थियां होती है वो होती है सरंध्र। तो ऑप्शन बी सरंध्र हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि पैर की हड्डियां सरंध्र होती है, छिद्रित होती है, इनमें रंध्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो हमारा है 13वां, वो क्या कहता है? 13वां प्रश्न अपन पढ़ेंगे, दांत और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो हमारा जो दांत और जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दांत और हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस तत्व की बनी होती है, इनमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांत और हड्डियों में। वृद्धावस्था में मनुष्य का हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों के अंदर वृद्धावस्था में, इसलिए हमारी जो हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती है वृद्धावस्था के दौरान, क्योंकि कैल्शियम जो तत्व है उसकी कमी होती जाती है धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि के अंदर होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि हमारी जो हड्डियों में सबसे ज़्यादा जो साल्ट होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न पढ़ेंगे अपन, अस्थि व पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो देखिए जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेंडन। टेंडन जो होता है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो होता है वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हड्डी अस्थि को पेशियों से टेंडन जोड़ता है, जबकि लिगामेंट आपको याद रखना है, लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर है अपना ऑप्शन बी टेंडन। टेंडन अस्थि व पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 जो दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो 20 दांत, उसके बाद फिर हमारे जो स्थायी दांत आते हैं 32। तो
तो इस प्रकार 20 दांत 2 बार आते हैं, तो हम द्विबार दंती हैं। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि सर्वाधिक पाचन हमारी छोटी आंत में होता है और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। यानी कि भोजन जो है जटिल से सरल भाग में सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है और मुख में पाचन का शुरुआत हो जाती है। तो पाचन की शुरुआत मुख से और सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में, जबकि जल और साल्ट का यानी कि लवण का अवशोषण बड़ी आंत किस में होता है सबसे ज़्यादा। तो हमारे इसका आंसर है सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगर पूछा जाए कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है तो मुख से। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 19वां प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है? तो पाचन की जो प्रक्रिया है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आपको पता होगा हमारी लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड शर्करा है और ये जो टाइलिन एंजाइम है इसको माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड में तोड़ देता है, यानी कि सरल शर्करा में तोड़ने का काम करता है। यानी कि मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है हमारे। 20वां प्रश्न है, मानव की पाचन नली यानी कि पूरी आहार नाल पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों जो पाचन नली है हमारी वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, 32 फीट तक लंबी होती है हमारी। अब हम जीके के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन व किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार। दूसरा है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। तीसरा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अगला है कौन से अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अगला है मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ये 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा डिक्लेयर किया गया है। कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक बिना संसद का सदस्य बने मंत्री पद धारण कर सकता है? तो 6 माह तक और अनुच्छेद 75(5) में इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात लोकसभा में जब तक उनको विश्वास मत हासिल है तब तक। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी है तो प्रधानमंत्री है, ये अनुच्छेद 78 के अनुसार। नीति आयोग पहले इसका नाम था योजना आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति पहले किसे प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए? सदन में सबसे बड़े दल के नेता को लोकसभा के अंदर। अगला है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत की जो प्रधानमंत्री वो नियुक्त होते हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? कम से कम 25 वर्ष। लोकसभा सांसद बनने के लिए भी 25 वर्ष। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह जी ने लोकसभा का सामना एक भी बार नहीं किया था। सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, लगभग 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। 17वीं लोकसभा 2019 से 24 तक के लिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका लगभग कार्यकाल रहा 15 वर्ष का। धन्यवाद मित्रों। तो थैंक यू दोस्तों।